दोस्तों नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कोलख्यान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द फंडामेंटल इंडिया पर। आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को देखें, पसंद करें, लाइक का बटन दबाएं और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत कम है, इसकी रीच भी नहीं आगे बढ़ती है और मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग इस पर अपना विचार करें, अपना मत व्यक्त करें, अधिक से अधिक लोग इसे सुने समझें। देखिए, आज हमारे सामने जो समस्या है वह यह है कि अपनी नागरिकता को समझना जरूरी है। अब भारत एक स्वतंत्र देश है, संप्रभु देश है। इसमें बार बार हमारी नागरिकता को लेकर के पिछले दिनों से कई बार कई तरह के सवाल उठ खड़े होते हैं, चाहे वो सीए का मामला हो या कोई और मामला हो। देखिए, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार गठित कोई भी लोकतांत्रिक सरकार संविधान और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ खड़े होने वाले राष्ट्रवाद के किसी भी संस्करण को अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन नहीं दे सकती है। सामान्यतः संवैधानिक व्यवस्था में यकीन रखने वाले राजनीतिक दल और लोकतांत्रिक सरकार संविधान और संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़ी रहती है। उससे उम्मीद की जाती है कि वह उसके साथ खड़ी रहे, और अन्य राजनीतिक शक्तियां इस संवैधानिक व्यवस्था और मूल्यों के खिलाफ कई बार खड़ी हो जाया करती हैं, जो उसमें यकीन नहीं रखती हैं, जो हमारी व्यवस्था में के खिलाफ रहती हैं, उसके विरुद्ध रहती हैं। लेकिन जो इस पर यकीन रखने वाले जो राजनीतिक दल हैं और जो लोकतांत्रिक सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, उसका काम है उनको समझा बुझा करके इस व्यवस्था के अंतर्गत राजनीति की मुख्य धारा में उनको ले आना और उनके विरोध को सही तरीके से समझना और सुलझाना। लेकिन कभी कभी स्थितियां प्रतिकूल भी हो जाती है। हमारा समय गवाह है कि होता है, इसके विपरीत भी है। यानी कि कभी कभी सरकार ही कुछ इस तरह की आकांक्षा रखती है जो संवैधानिक मूल्यों से या संवैधानिक प्रावधानों से जिनका मेल नहीं होता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो आज नागरिकता को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भारत के नागरिकों के लिए नागरिकता को समझना जरूरी है, क्योंकि यह नागरिकता हमें एक लंबी लड़ाई के बाद, हजारों साल के संघर्ष के बाद, वह संघर्ष अभी भी जारी है, संघर्ष के बाद हमें जो आजादी हासिल हुई, उस आजादी को जो एक मकाम मिला, उस आजादी को समझने की जरूरत है। हमारी पीढ़ी ने जिस चीज को देखा समझा, आने वाले समय में भी उसकी कीमत बनी रहेगी। हालांकि समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता जाता है, लेकिन अगर हम अपनी नागरिकता को नहीं समझेंगे या समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो कई कठिनाइयां उपस्थित हो सकती है। देखिए, नागरिकता को समझने की शुरुआत बहुत पुराने समय से भी की जा सकती है। हम कर सकते हैं, चाहे रोमन ग्रीक समुदाय का जो समय था, पुराना समय, उसमें नागरिकता के कुछ और संदर्भ थे और भारत का संदर्भ उससे कुछ भिन्न था। वहां जिसे नागरिक कहते हैं, यानी कि सिटीजन, जो नगर में रहने वाले लोगों को हासिल था। हमारे यहाँ वैसी व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ की सभ्यता नागर सभ्यता नहीं थी, तो हमारी व्यवस्था में थोड़ा बहुत फर्क तो है ही, लेकिन हम उसे आज भी सिटीजन कहते हैं और हम भी अपने आप को नागरिक कहते हैं। तो उस व्यवस्था को भी हल्के से समझ लेना जरूरी होगा। तो इस तरह से जो इसका विकास हुआ है, उस विकास क्रम में देखने की जरूरत है। आज जो पुरानी व्यवस्था है और जो नई व्यवस्था है, दोनों के संदर्भ में सोचने की जरूरत है। यह मुमकिन नहीं है कि एक वीडियो में इतने सारी बातें एक साथ समेट ली जाए, लेकिन कुछ इशारे तो किए ही जा सकते हैं। तो वर्तमान के संदर्भ में हम राज्य और व्यक्ति के संबंध में हुए व्यापक बदलाव के संदर्भ में अपनी नागरिकता को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जीवन में प्रत्येक रिश्ता, चाहे रिश्ता कोई भी हो, उसका कुछ न कुछ नाम जरूर होता है। नाम तो उन रिश्तों का भी होता है जिनके बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन अक्सर एक दूसरे से पूछ बैठते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। वे जानते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन फिर भी लोगों को पूछते हैं कि ये रिश्ता
क्या कहलाता है। कुछ न कुछ तो रिश्ता होता ही है, उसका कुछ न कुछ नाम भी होता है, और उस रिश्ता के साथ कुछ न कुछ अधिकार और कर्तव्य अर्थात लेना देना भी जुड़ा रहता है। राज्य और उसकी सीमा में वास करने वालों के बीच का जो रिश्ता है वो रिश्ता नागरिक कहलाता है, नागरिकता कहलाता है। यानी उस रिश्ते की पहचान नागरिकता के रूप में होती है। तो जाहिर है कि यहाँ भी कुछ लेना कुछ देना का भाव तो रहता ही है, क्योंकि कोई भी रिश्ता लेने देने के भाव से मुक्त तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम प्राचीन ग्रीस और रोम की नागरिकता में की अगर बात करते हैं तो वहां देखते हैं कि सबको प्राप्त होने वाला सहज और सार्वभौम अधिकार वहां नहीं था। नागरिकता के मामले में नागरिकता धनी, कुलीन, शिक्षित पुरुष आदि के आधार पर राज्य या राजा से प्राप्त होने वाला विशेषाधिकार था। ध्यान रहे कि महिलाओं को भी वह नागरिक अधिकार नहीं हासिल था पुराने बड़े साम्राज्यों में, जो भारत में हमने आजादी के बाद जिसे हासिल किया था। और इतना ही नहीं, आबादी के विभिन्न समुदायों को भी वो हासिल नहीं था। गरीब, अशिक्षित और जो दबे कुचले लोग थे, जो पीछे पड़े हुए लोग थे, उनको वह विशेषाधिकार नागरिकता का हासिल नहीं था। वे उसके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनको वह अधिकार हासिल नहीं था जो वहां के प्रभु वर्ग को हासिल हुआ करता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे स्थिति वहां भी बदली, और अपने यहाँ तो खैर राजा प्रजा की बात थी। हमारे यहाँ जो नागरिकता है उसके लिए प्रजा शब्द का इस्तेमाल हमारे यहाँ होता था। प्रजा के सारे अधिकार राजा के से मिलते थे और उनके साथ राजा ही दिया करते थे। वैसे भी प्रजा का अर्थ तो संतान होता है, और इसलिए जाहिर है कि प्रजा के सारे अधिकार राजा के अधीनस्थ हुआ करते थे। राजा की खुशी पर ही वो अधिकार हमें हासिल हुआ करते थे प्रजा को। लेकिन हम आज प्रजा नहीं है, हम नागरिक हैं, इस बात को समझना होगा। तो राजा जब उस जमाने में राजा कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिया करता था, लेकिन राजा तो खुद धर्म के अधीनस्थ हुआ करता था, और धर्म की रीढ़ भारत में वर्ण व्यवस्था में निहित हुआ करती थी। जिसे आज हिंदू राज्य की हम कल्पना करते हैं, तो वर्ण व्यवस्था में निहित हुआ करती थी। कम से कम समाज की व्यवस्था की रीढ़ तो धर्म में थी। और राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ जो भिन्न धर्म के लोग थे जब वह राज व्यवस्था चला रहे थे, तब भी हमारी सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ को उन्होंने पर चोट नहीं पहुंचाई, उसे यूं करते हुए चलते रहने दिया। तो वर्ण व्यवस्था में निहित हुआ करती थी। इस तरह से प्रजा के सारे विशेषाधिकार, भारत के संदर्भ में कह रहा हूं, भारत के प्रजा के सारे विशेषाधिकार वर्ण व्यवस्था के अधीनस्थ थे। वर्ण का फैसला अपरिवर्तनीय रूप से जन्म आधारित था, यानी कि जन्म से ही वह तय होता था, जो बाद में बदला नहीं जा सकता था। किसी पौराणिक बहस पर न जाकर के जो हमारा जो समय था उसमें यही बात थी कि वर्ण व्यवस्था में वर्ण की स्थिति, वर्णों की स्थिति अपरिवर्तनीय हुआ करती थी। इस तरह से यह अपरिवर्तनीय और जड़बद्ध बंद व्यवस्था थी। जाहिर है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस वर्ण व्यवस्था की तुलना एक ऐसे 4 मंजिला मकान से की थी। कहते थे कि 4 मंजिला मकान है जिसमें कोई सीढ़ी नहीं है। अब सीढ़ी नहीं है यानी कि आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, कोई अपनी स्थिति को नहीं बदल सकता है। तो यह राज और व्यवस्था मनुस्मृति के अनुसार और उससे ही समर्थित हुआ करती थी उस समय में, राज व्यवस्था भी और समाज व्यवस्था भी। तो उस स्थिति में थे। लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के शासन से मुक्ति के साथ साथ एक और बात थी जो समानांतर चल रही थी, और वह बात थी कि इस 4 मंजिला जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था से मुक्ति की भी आकांक्षा उसमें थी। लोग इससे भी मुक्ति चाह रहे थे। भारत के अधिकांश और बड़ी आजादी चाहती थी कि जो चतुर्वर्ण की स्थिति है उससे भी मुक्ति का यह अवसर है। यह सच है। देखिए, कुछ बातें ऐसी है जिसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। यह सच है कि ऊपर की मंजिल पर रहने वालों में से जो
अंग्रेजों से शासन के मुक्ति के पक्षधर भी थे। ऊपर के मंजिल में रहने वाले लोग जो अधिकतर लोग जो अंग्रेजों के शासन से मुक्ति के पक्षधर भी थे, उनमें से भी अधिकतर लोग इस वर्ण व्यवस्था से मुक्ति के पक्षधर नहीं थे। वे नहीं चाहते, वे चाहते थे अंग्रेज तो चले जाएं, लेकिन वर्ण व्यवस्था उसी तरह से कायम रहे। बल्कि जो वर्ण व्यवस्था मुक्त समाज है उसके वे विरोधी थे। अधिकांश लोग आजादी के आंदोलन में शामिल थे। यह विडंबना है कि वो आजादी के आंदोलन में शामिल थे। वह खुद तो आजादी की बात करते थे, लेकिन बाकी लोगों को इस जो नारकीय स्थिति थी उससे मुक्त होने की बात वो के विरोधी थे, उससे मुक्त होने की बात को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन अंग्रेजों के शासन से मुक्ति का सवाल अधिक बड़ा था, इसलिए तब भीतर ही भीतर सचेतन रूप से ऐसे लोग सक्रिय थे, खामोश थे और स्थिति को आगे बढ़ने देना चाह रहे थे। क्योंकि उन समुदायों के बिना, उन लोगों के बिना स्वतंत्रता आंदोलन का कोई रूप और सार्थक ढंग ही नहीं विकसित हो सकता था। असल में जिनके विरोध की आकांक्षा इनके मन में छिपी हुई थी। इसलिए जब संविधान बनने लगा या बना तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित सभी प्रगतिशील लोगों ने नागरिकता के सवाल पर अतिरिक्त रूप से सावधानी बरती। वे अतिरिक्त रूप से सावधान थे कि नागरिकता के सवाल को ठीक से हल किया जाए, संवैधानिक दायरा में उसे समझने की कोशिश की जाए। तो नागरिकता के सवाल पर बहुत बहस हुई, संविधान सभा में बहुत बहस हुई। और बहस के बाद हमारे पुरखों, हमारे राष्ट्र नायकों ने नागरिकता देने के मामले में नस्ल, धर्म, जाति, वर्ग या लिंग या किसी अन्य आधार पर भारत के नागरिकों के बीच में किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि किसी आधार पर किसी भी नागरिक को कोई विशेषाधिकार हासिल नहीं होगा, यानी कि ऐसा अधिकार जो दूसरे वैसे ही नागरिक को हासिल नहीं है वह उसको हासिल नहीं होगा। इसकी बड़ी मांग उठी थी, लेकिन हमारे पुरखों ने उसे खारिज करके एक समतामूलक समाज की कल्पना की और उन्होंने उसको खारिज कर दिया और नागरिकता के मामले को बिल्कुल साफ सुथरा रखा। तो कहना न होगा कि भारत के लोगों की नागरिक पहचान भारत के संविधान से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी संविधान ही हमारी पहचान है। संविधान को इनकार करने का मतलब है अपने भारतीय होने से इनकार करना, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। कम से कम इस अर्थ में, जिस अर्थ में हम आज भारतीय हैं, उस अर्थ में हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। खास करके वे तो बिल्कुल नहीं इनकार कर सकते हैं जो चुनावी प्रक्रिया के द्वारा, इस संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा जिन्हें शक्ति मिली हुई है, शासन की शक्ति और तमाम तरह की शक्तियां, चाहे वह नौकरशाही की हो, चाहे वह किसी और विभाग की हो, वे तो इनकार नहीं ही कर सकते हैं संविधान को मानने से, या संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। यह बिल्कुल साफ साफ बात है। देखिए, कोई भी कानून भारत के संविधान के मूल्यों के विपरीत जाकर भेदभावपूर्ण तरीके से नागरिकों के अधिकार पर प्रतिकूल असर नहीं डाल सकता है। उसे नहीं डालना चाहिए, नहीं डालने दिया जा सकता है। नागरिकों को प्राप्त सार्वभौम मताधिकार भी भारत के नागरिकों को प्राप्त इसी तरह का एक सार्वभौम विशेषाधिकार है। ये सब किसी को हासिल है जो भारत का नागरिक है उसको। लेकिन सार्वभौमिक प्रतिकूलता की स्थिति में आदर्श की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस साल 2025 के अंत के पहले अभी स्थिति थोड़ी विपरीत हो गई है। इस साल 2025 के अंत के पहले बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। अब इस चुनाव के लिए मतदाता सूची को दुरुस्त करने के नाम पर चुनाव आयोग ने जैसा कानूनी रुख अख्तियार किया है और भयानक है। उससे लगता है कि ढेर सारे लोग मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जा सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। यह बहुत ही विचित्र और नागरिकता विरोधी स्थिति होगी, जिसके प्रति चुनाव आयोग बहुत गंभीर और संवेदनशील नहीं दिखता है, बल्कि सच पूछे तो बेपरवाह दिखता है। और उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं है कि इतने लोगों का नाम कट जाने का मतलब क्या होगा। अब इसका जाहिर है कि विरोध तो होना ही है। सिर्फ एक राजनीतिक दल जो अभी सत्ता में मुख्य रूप से है, उसको चुनाव आयोग के
इस तरह के फैसले से कोई असुविधा नहीं है, बाकी हर दल हुआ है। और ये वही दल है जो एक चुनावी राजनीतिक दल है, या वही दल है जिसका कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में जिनका कोई योगदान नहीं है स्वतंत्रता आंदोलन में, या भारत को स्वतंत्र कराने वाले लोगों में वे नहीं थे, तो वे कहीं किनारे बैठ करके अपने ढंग से अपने तरह की बात सोच रहे थे। लेकिन यह तय है कि उनकी कोई भूमिका उसमें उस ढंग की नहीं थी, संगठित भूमिका नहीं थी जैसे कि अन्य दलों की थी, चाहे वह कोई भी दल हो। अब इसका विरोध तो होना ही था। अब 9 जुलाई यानी कि कल ही 9 जुलाई 2025 को इसके प्रतिरोध में राजनीतिक कदम उठाते हुए बंद का आयोजन और आह्वान महागठबंधन ने किया है। अब जाहिर है कि चुनाव का समय बिल्कुल नजदीक है और मतदाता सूची को लेकर ही इतनी अफरा तफरी मची हुई है, तो इसका विरोध तो अतिरिक्त रूप से होना ही है। तेजस्वी यादव सहित बिहार में महागठबंधन के नेता तो इस विरोध में शामिल रहेंगे ही। खबर यह भी है कि राहुल गांधी भी इस आयोजन में भागीदारी के लिए बिहार में होंगे। उधर 10 जुलाई को यानी कि दूसरे दिन 10 जुलाई 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी कि जिसको चुनाव आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR पर सुनवाई होनी है। अब मताधिकार बचाना नागरिकता बचाने से क्या कम हो सकता है। कुल मिलाकर यह कि मौलिक रूप से अपनी आजादी को बरकरार रखने का संघर्ष सामने खड़ा है, और ये सभी लोग देख रहे हैं, खासकर तब जब लोगों में यह धारणा घर कर गई है कि वर्तमान सरकार विभिन्न आधारों पर सार्वभौम मताधिकार के खिलाफ है। संविधान और संवैधानिक प्रावधान सरकार की मजबूरी है और मनुस्मृति से संचालित व्यवस्था की बहाली उसकी मौलिक आकांक्षा है। ऐसी धारणा लोगों के मन में बन गई है। यह गलत भी हो सकता है, ऐसी धारणा न हो, लेकिन ऐसी धारणा लोगों के मन में बन गई है, तो उसकी परीक्षा की जानी चाहिए। हम और आप सभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक सोच समझ सकते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। देखिए, संविधान के बनते और लागू करने के समय, बनाते और लागू करने के समय जिन लोगों के इस संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं दिखा था, या वे ये समझते थे कि मनुस्मृति के रहते कायदा कानून की किसी अन्य किताब की क्या जरूरत है। कायदा कानून की किसी अन्य किताब यानी कि संविधान की स्वीकृति को अशुभ और गैर जरूरी मानते थे। वे लोग आज संविधान की रक्षा के दायित्व में हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 10 जुलाई 2025 को उस पर सुनवाई भी होनी है। तो 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए यह मामला तैयार है। 9 जुलाई 2025 को जनता सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। नतीजा क्या होगा? एक कानूनी और राजनीतिक और सामाजिक भी हर तरह के संघर्ष की स्थिति में हम इस समय में हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस समय तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हर किसी को है। हमारा सुप्रीम कोर्ट पर हमारी आस्था रही है और इस देश की अटूट आस्था रही है सुप्रीम कोर्ट पर। हाँ, कई बार वह उसे निराशाएं भी हुई है, वह हताश भी हुआ है, लेकिन अंत में आशा तो सुप्रीम कोर्ट पर लोगों को है ही रहती है। तो देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। और जो राजनीतिक पहलकदमी है, इसका फैसला तो होना ही है। चुनाव का क्या होगा, यह तो और दिलचस्प स्थिति होगी। अब चुनाव आयोग क्या इसमें फैसला करता है, यह भी देखने की बात होगी। लेकिन हमारे लिए संतोष की बात यह है कि ये संघर्ष अभी जारी है और उस संघर्ष में के नतीजे भी जो आएंगे उसे हमें देखना होगा। फिलहाल तो नमस्कार, आपका आज यहीं तक। आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को देखें, पसंद करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच में से साझा करें। धन्यवाद।